बच्चों, आज डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड सिस्टम है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं और जब रात में सोते हैं, इसके बीच में कई बार खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और कई तरह के ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच इत्यादि, इन दौरान कई तरह के फूड मटेरियल्स लेते हैं। अब सोचो, जब इतने सारे फूड लेते हैं तो उन फूड्स को धीरे धीरे उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना, उनके सही जगह पे उसका डिस्ट्रीब्यूट करना और अनपचे भोज्य पदार्थों को मल के रूप में कन्वर्ट करना, अगर ये सही रूप से हो रहा है तो ये स्वस्थ होने का एक निशानी है। लेकिन किसी इंसान में अगर खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खा ले रहा है, या हो सकता है कि वो बहुत कम खाना खा रहा है, तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। क्योंकि फूड अगर डाइजेस्ट होगा तभी वो विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों के संचालन के लिए ऊर्जा प्रदान कर पाएगा, क्योंकि फूड से ही हमारे को ऊर्जा मिलना है। अपना जो ब्लड है या जो भी हमारा प्लाज्मा लिक्विड है, लिम्फेटिक लिक्विड है, जो भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का सोर्स है, वो फूड से अपने को मिलता है। तो ये टॉपिक मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके डिटेल तक स्टडी बताऊँगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि पाचन तंत्र है, इसके अध्ययन को गैस्ट्रोइंटेस्टिनोलॉजी या गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी, इन दोनों में से कोई भी टर्म का प्रयोग कर सकते हो। तो गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी या गैस्ट्रोइंटेस्टिनोलॉजी के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि सर, इसमें जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले पचता है, तो डाइजेशन होता है, तभी वो आगे बढ़ता है फूड के दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट होने के लिए, यानी फूड से ब्लड बनने के लिए, प्लाज्मा बनने के लिए, एटसेट्रा पार्ट में। तो डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है? तो देखो, जटिल खाद्य पदार्थों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जटिल पदार्थ रहते हैं। जैसे हम रोटी खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट के सिंपल स्वरूप ग्लूकोज होता है, उसमें कन्वर्ट होना होगा। अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं दूध पनीर के साथ, तो हो सकता है कि वो बाद में जाकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। फैट खा रहे हैं तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट होना जरूरी है, और इनके लिए हाइड्रोलाइसिस एवं एंजाइमेटिक क्रियाओं के फलस्वरूप सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होता है। यानी जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन में हाइड्रोलाइसिस की क्रिया, जल अपघटन की क्रिया एवं एंजाइमेटिक रिएक्शन जरूरी है। एक बात याद रखिए, हमारे पाचन तंत्र में जब भोजन पहुंचता है तो बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम होते हैं जो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, और उसे एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे प्रकार के रसायन बहुत इंपॉर्टेंटली पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको आप आगे के टॉपिक में देखोगे। अब देखो, ये जो एंजाइम्स होते हैं, अगर ये किसी तरह से अनुपस्थित हो जाए तो पाचन क्रिया नहीं होगा, क्योंकि पाचन क्रिया को उसके सरल रूप में परिवर्तित होना है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होना होगा। और हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के लिए जल आवश्यक है, और जल जो होते हैं वो फूड के अलावा हमें पर डे 4 से 5 लीटर लेने पर शरीर के हाइड्रोलाइटिक फंक्शन सही रूप में होते हैं, और इस प्रकार से जो भी एनर्जी बनता है वो फूड का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। इसे सिंपल भाषा में पाचन कहते हैं। यानी सरल जटिल खाद्य पदार्थों से सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन, और इसमें हाइड्रोलाइसिस और एंजाइमेटिक क्रिया होना, इसे ही डाइजेशन कहते हैं। अब देखो, फूड से एनर्जी प्राप्त होगा, और एनर्जी ATP के रूप में होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और हम जो बात करते हैं कि अपने को जिंदा रहने के लिए एक BMR होना चाहिए, BMR, इसका पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बच्चों देखो ध्यान से, ये क्या है? जैसे मान लो कोई आदमी सो रहा है 24 घंटे, कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे सर काम नहीं कर रहा तो उसका एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। उस समय भी उसके हार्ट चल रहा है, लंग चल रहा है, ब्रेन में कुछ थिंकिंग पॉइंट्स एक्टिवेट हैं, दूसरे प्रकार के ऑर्गन काम कर रहे हैं। इन ऑर्गनों को काम करने के लिए कम से कम जिस एनर्जी की आवश्यकता होता है उसे BMR कहते हैं। यानी एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसे BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कोई कोमा में है तो खाना खाने थोड़ी जा रहा है, लेकिन कोमा स्टेज में भी उसे एक न्यूट्रिएंट मटेरियल एक निश्चित मात्रा में फूड के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में देना जरूरी है।
तभी जाकर के उसके सारे ऑर्गन एक्टिवेट फॉर्म में काम करेंगे और उस मिनिमम एनर्जी को बीएमआर कहेंगे। और जो जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के कार्य करेगा उसमें ऊर्जा स्तर के डिमांड भी बढ़ेगा। जैसे आप स्टूडेंट होकर आप दिमागी कार्य ज़्यादा कर रहे हो तो आपके लिए अलग फूड क्राइटेरिया है। अगर कोई किसान है तो उसके लिए अलग फूड क्राइटेरिया है। कोई जिम्नास्टिक है कर रहा है तो उसके लिए अलग फूड क्राइटेरिया है। तो सबका फूड क्राइटेरिया अलग है। लेकिन मान लो मैं आराम कर रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाता जा रहा हूँ फैटी फूड, और जैसे कि आजकल विदेशी फूड का प्रचलन है उस तरह के फूड हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो क्या होगा, फैट जमा हो जाएगा और मोटापा बढ़ जाएगा। ओबेसिटी इट इज़ ए डिजीज़। आज जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है। डेवलप कंट्री में तो था ही, अब डेवलपिंग कंट्री में भी शुरू हो गया कि लोग हद से ज़्यादा खा रहे हैं और उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो फूड में एनर्जेटिक पार्ट होती है और वो एनर्जी को मेंटेन करता है। आपके एनर्जी को ध्यान में रखकर इस दुनिया में सभी प्रकार के फूड चार्ट बने हुए हैं और ये फूड चार्ट ये बताते हैं कि कौन सा फूड कब और कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। खैर, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल फूड में होता है कार्बनिक पदार्थ। ये क्या करता है, ये ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू यानी हमारे विकास के लिए, हमारे वृद्धि के लिए और हमारे टिश्यू को मरम्मत करने के लिए ऑर्गेनिक पदार्थों का होना अति आवश्यक है। जो भी आप फूड मटेरियल खाते हो उसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो आपको वृद्धि और आपके ऊतकों के मरम्मत में काम करता है। वाटर, ये जो वाटर है इसे जल, और जल जो है इसका दूसरा नाम जीवन है। जल का दूसरा नाम ही जीवन है, दूसरा नाम जीवन। अगर कोई कहे कि जल जो है वो क्या करता है, तो जल का एक दो कार्य नहीं है, जल का हजारों कार्य है। जल एक निश्चित मात्रा में हमें लेना चाहिए और जल जो होता है एक वयस्क जो भी होते हैं जो 18 ईयर्स के आसपास पहुंच जाते हैं, 18 ईयर्स से लेकर के 70 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं उन सभी को यहाँ पर 5 से 6 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था कि किस प्रकार से रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है, और जब आपको प्यास लगता है तो समझ लेना कि आपका सारा रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तब जाकर आपको प्यास लग रहा है। आपकी किडनी और दूसरे प्रकार के ऑर्गन्स इसका इंप्रेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको प्यास लग रहा है फिर आप पानी पी रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके बॉडी के एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं फिर जाकर के आप पानी पी रहे हो। पानी तो पीना ही पड़ेगा प्यास लगने के बाद। मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्यास न लगे और उसके पहले हम पानी पी के रेडी रहें तो अच्छा रहता है। यानी प्यास लगने के पहले पानी पियोगे तो वो सारे एंजाइम के चक्र एक्टिवेट भी नहीं होंगे और आपका बॉडी स्वस्थ भी रहेगा। पानी कब पिएं? सुबह खाली पेट, नींद से उठते ही जब आप खाली पेट रहते हो उस समय पानी पी सकते हो 1-2 गिलास। फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के बाद, खाना खाने के 10 मिनट पहले पानी पी सकते हो, खाना खाने के बाद 15 मिनट बाद पानी पी सकते हो, थोड़े से शाम के वक्त पानी पी सकते हो। पानी कब ना पिएं? खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के दौरान पानी नहीं पिएं। बाहर कहीं खेल रहे हैं, धूप से आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, उस समय पानी ना पिएं, क्योंकि बॉडी में उस समय जो बोन्स होते हैं उसके हैवर्शियन कैनाल और वॉल्कामेन कैनाल 2 प्रकार के कैनाल बोन्स में होते हैं, वो क्या करते हैं उस पानी को खींच लेते हैं। जो आप शारीरिक परिश्रम कर रहे हो, पसीने में हो, तब लथपथ हो, पानी पीना आपको बहुत अच्छा लगता है उस समय, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो तो बोन्स के अंदर पानी चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि पंजरों के अंदर पानी चला गया, तो इसके कई इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। पानी सामान्यतः बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर पीने से इसका भी इफेक्ट ऑर्गन के ऊपर, स्टोमक के ऊपर, किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो कई सारे पॉइंट्स होते हैं और पानी जो होता है ये स्वच्छ, अगर कोई इंसान बहुत अच्छी तरह से इसका मेंटेन करता है उसके शरीर में कभी कोई बीमारी जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा। अभी जैसे बहुत सारे देश में, भारत में और पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में भी कहा जाता है कि कोरोना वायरस को मारने के लिए भी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना बेहतर। अगर किसी को कोरोना हुआ है तो भी, नहीं हुआ तो भी, अगर हम बाहर से आ रहे हैं, सपोज गले में वायरस एंटर भी कर गया है, हम थोड़ा देर बैठने के बाद हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर फिर पानी पीते हैं, 4-5 गिलास, 2 गिलास, 1 गिलास, जितना आपकी क्षमता है उसके अनुरूप, तो आपके गले में से वो वायरस जो होते हैं वो पेट में चला जाएगा और एक्सियल उस वायरस को नष्ट कर देगा। उस वायरस के पास इतना पावर नहीं है कि वो पेट के अंदर जाके जिंदा रह सके। तो इस प्रकार से पानी को
बीमारियों का दूर भगाने का एक मंत्र कह सकते हो, इसलिए दूसरा नाम जीवन कहा जाता है। इट प्रिवेंट हाइड्रेशन ऑफ बॉडी, यानी आपके शरीर में जल की कमी को ये रोकता है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। जैसे अक्सर छोटे बच्चों में या किसी में पेट खराब हो गया, कुछ हो गया, दस्त हो गया, तो हम कहा जाता है कि एक गिलास पानी, थोड़ा सा नमक और चीनी घोलकर उसे पिलाया जाए तो बेहतर होता है, बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद मेटाबॉलिक क्रियाओं को सामान्यतः बनाता है, कोई नहीं उपापचय क्रिया जो होती है आपके शरीर में, इन प्रकार के क्रियाओं में जो हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है उपापचय क्रियाओं में, हिंदी में मेटाबॉलिक, इंग्लिश में जो मेटाबॉलिक है उसका हिंदी मीनिंग उपापचय है, उस क्रियाओं को सामान्य बनाता है। इस प्रकार से पाचन का प्रारंभिक स्वरूप मैंने आपको बताया। अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट उसका सिंपल स्वरूप, ये तो कॉम्प्लेक्स स्वरूप है, उसका सिंपल स्वरूप ग्लूकोज होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन अगर कोई खा रहा है उसका सिंपल स्वरूप एमिनो एसिड होता है। अगर कोई फैट यानी वसा खा रहा है तो वसा का सिंपल स्वरूप फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल होता है। इस प्रकार के फूड का ये सिंपल स्वरूप होते हैं और इसी रूप में वो अपने आप को काम करते हैं। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो 4.0 के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा जो ग्लूकोज के द्वारा। अगर प्रोटीन खा रहे हो तो 4.1 कैलोरी के रूप में आपको एनर्जी मिलेगा, और अगर आप वसा खा रहे हो तो 9.3 कैलोरी के रूप में एनर्जी मिलेगा। यानी इसमें 4.0, इसमें 4.1 और इसमें 9.3, बहुत ज़्यादा। तो आप सोचेंगे सर वसा खा लेते हैं, वसा के अंदर में 2 प्रकार के पार्ट होते हैं और इसकी बात मैं वसा के टॉपिक में फिर से कभी करूँगा। अभी छोटा सा बात बता देता हूँ कि वसा में 2 प्रकार के पॉइंट होते हैं, एक होते हैं हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और एक होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। LDC लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, HDC हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ये तो बहुत अच्छा होता है, ये गुड है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड फॉर बॉडी, आपके शरीर के लिए अच्छा है। और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बैड, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे कोई डालडा घी खा रहा है तो डालडा खाएगा तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, वो उसके आर्टरी में, वेन में डिपॉजिट होकर के लंबे समय बाद कोई ना कोई बीमारी क्रिएट कर सकता है। लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल, गाय घी, कोई भी शुद्ध घी जो देसी घी है, गाय का, भैंस का, ये कोई खा रहा है तो उसके शरीर में हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, लेकिन वो भी लिमिट में खाए। अनलिमिटेड खा लेगा तो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो लिमिट में भी अगर हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आपको मिलता है तो मांसपेशियों में ताकत और कार्य करने की क्षमता सामान्य रहता है। अब देखो, हम जानते हैं कि मैं क्लासिफिकेशन के टॉपिक से बताता आ रहा हूँ कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसे कहते हैं, और कंप्लीट का मतलब आप सभी जानते हो कि जिसमें माउथ यानी मुख एवं एनस ये दोनों हो, और मुख के अंतिम सिरे यानी वो होता हुआ ट्यूब एनस के पास जाकर खुले और मुख और एनस दोनों उपस्थित हो, दोनों प्रेजेंट। तो इस प्रकार की घटना को यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और किसी मुख है, गुदा नहीं है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, भ्रूणीय विकास के दौरान जो मुख है ये किससे बनता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2 टर्म आप सीख लें भ्रूणीय विकास के टॉपिक में, ये किस प्रकार से बन रहा है ये मैं बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखिए कि भ्रूणीय विकास के दौरान प्रोटोस्टोमियम नामक संरचना मुख के निर्माण में मदद करते हैं। यानी इंसानों में जो मुख बनता है वो किससे बनता है भ्रूणीय विकास के दौरान, प्रोटोस्टोमियम। और ड्यूटेरोस्टोमियम नामक संरचना से गुदा का निर्माण होता है। यानी एनस यानी गुदा जिससे बनता है वो ड्यूटेरोस्टोमियम है, और मुख जिससे बनता है वो प्रोटोस्टोमियम है। अब देखो, पाचन की क्रियाओं का क्रम क्या है। तो सबसे पहले जब हम भोजन लेते हैं तो उसे इंजेशन कहते हैं, यानी भोजन लेना, इंजेशन। भोजन पेट के अंदर चला गया, फिर डाइजेशन। पेट के अंदर जाने के बाद भोजन पच गया तो उसका अवशोषण होगा भिलाई के द्वारा, रसांकुरों द्वारा, सूक्ष्मांकुरों द्वारा, तो उसे एब्जॉर्प्शन। जब वो अवशोषण हो गया तो अब वो शरीर के विभिन्न अंगों में वितरण होगा, इसे एसिमिलेशन। और अंत में जो भोजन नहीं पचेगा वो बड़ी आंत के पास जाकर के रेक्टम से होता हुआ मलाशय से बाहर निकलेगा, जिसे ईजेशन कहते हैं, बहिक्षेपण। तो इस प्रकार के पॉइंट से इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है
इसमें मुख्य रूप से इसे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में मैंने दो हिस्सों में इसे दिखाया है। एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, तो मुख से लेकर गुदा तक के अंतर्गत जो भी नलिकाएं और जो भी संरचनाएं हैं वो एलिमेंट्री कैनाल यानी पाचन नली के अंतर्गत संबंधित है, पाचन नली से संबंधित है। इसमें पहला है बक्कल कैविटी, मुख गुहा। दूसरा है ओसोफेगस, ग्रसिका। इसको किसी किसी जगह पे ईसोफेगस भी लिखा हुआ मिलेगा, ईसोफेगस, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। इंग्लैंड वाले ईसोफेगस लिखते हैं, अमेरिका वाले ओसोफेगस लिखते हैं, बोथ आर मीनिंग ग्रसिका। स्टोमक, आमाशय। इंटेस्टाइन, आंत्र। आंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र। तो छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र दो प्रकार के आंत्र होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन संरचनाएं हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम को ग्रहणी बोलते हैं, ड्यूडेनम का नाम है ग्रहणी, कि जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत्र में सीकम, कोलोन, रेक्टम बोलते हैं, और रेक्टम के बाद अंत में एनस इससे जुड़ा होता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल में। इनको पूरा डिटेल में आप देखोगे भी, डायग्राम भी बनाओगे और इसे पढ़ोगे भी। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। जो लार ग्रंथि है हमारे शरीर में, हमारे इंसानों के माउथ के पास 3 जोड़ी है, इसके बारे में डिटेल में देखोगे। लीवर यानी यकृत, इसे बायोकेमिकल लैब कहते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पूछा जाएगा कई ग्लैंड, तो पहले देख लेना ग्लैंड के आगे नाम क्या लिखा हुआ है। अगर रहेगा अंतस्रावी ग्रंथि तो फिर थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, अगर रहेगा पाचन ग्रंथि तो लीवर हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रंथि के अलग अलग नाम के साथ जुड़ा हुआ शब्द के अनुरूप ग्रंथि का पॉइंट क्लियर होगा। अग्नाशय, पैनक्रियाज, इससे कई प्रकार के अग्नाशय एंजाइम और रस स्रावित होते हैं। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। एस्सरी ग्लैंड, अर्थात इसके अलावा भी बहुत सारे सहायक ग्रंथि होती हैं जो अलग अलग से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जैसे कि माउथ में टॉन्सिल वगैरह बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कार्य करते हैं, एस्सरी ग्लैंड में आते हैं। तो इन सभी को एक एक करके एक एक क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट। बच्चों, अब मैं बात करता हूँ एलिमेंट्री कैनाल, पाचन नली जो है वो किस प्रकार से है और कैसे बनी हुई है। आप ये बात जानते हो कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मुख से लेकर माउथ से एनस तक, गुदा तक फैला हुआ है, यानी माउथ से एनस तक फैला हुआ है। तो आप जानते हो कि इस प्रकार की जो कंप्लीट संरचनात्मक रूप होती है इसे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यानी ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। पूर्ण पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र या इसे पाचन नली कहते हैं, पूर्ण पाचन नली। इस प्रकार से ये संरचनात्मक रूप आप पढ़ चुके हो। अब देखो, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल प्रारंभ होता है वो शुरू होता है मुख से, यानी माउथ वाले हिस्से से पाचन तंत्र का जो भी संरचना है वो प्रारंभ होता है। आपको एक एक पॉइंट जो भी पाचन तंत्र में है उस पूरा जानना है। तो माउथ में पहले क्या है देख लो। तो माउथ में आपको पढ़ना है पहले पैलेट। पैलेट का मतलब होता है तालू, यानी जो मूर्धा क्षेत्र होता है, तालू ऊपर का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को पैलेट बोलते हैं। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है टंग, यानी जीवा के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें तीसरा संरचना टंग के बाद टॉन्सिल,
टॉन्सिल जो होता है ये विशेष प्रकार की संरचना है, इसे ऐसे हिंदी में भी टॉन्सिल बोलते हैं, जो हमारे माउथ के और मुख गुहा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें होता है टीथ यानी दांत, और कई प्रकार के दांत हमारे इसमें पाए जाते हैं माउथ वाले रीजन पे, और उन टीथ के टॉपिक अलग से पढ़ने हैं। कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट जब टीथ को लेकर अलग से ब्रांच बनाता है उसे BDS कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। उसमें 4 साल तक पूरे टीथ के स्टडी कराए जाते हैं। बट अभी आपको नीट के पर्पस में कुछ टीथ के पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो माउथ के हिस्से में ये सारे हैं, और ये जो होता है माउथ के जिस हिस्से में पाए जाते हैं उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी अर्थात मुख गुहा। अब हमें देखना है कि सर मुख गुहा क्या है और इसमें किस किस प्रकार की संरचना है और ये किस प्रकार से बनी हुई है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो ये चित्र। जैसे मान लो मैंने एक मुख का चित्र बनाया और इसमें ये वाला हिस्सा माउथ का है और ये वाला हिस्सा नोज़ का है। अब माउथ के आंतरिक हिस्से में मुख गुहा होगा, यानी मुख जो होता है इसके आंतरिक हिस्से में मुख गुहा पाए जाते हैं, और ये जो हिस्सा होता है ये यहाँ होता है ऐसा। और ये जो पार्ट है, ये जो संरचना देख रहे हो, ये संरचना को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आगे वाला जो भाग है इसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं ऐसे, और ये भोजन को पकड़ने के लिए ग्रिप बनाता है। तो ये हिस्सा अग्रभाग है और ये हिस्सा पश्च भाग है। इस हिस्से को जो है हार्ड पैलेट कहते हैं। इस हिस्से का नाम है हार्ड पैलेट, यानी कठोर तालु। कठोर तालु कहते हैं हार्ड पैलेट। और इसके जो पीछे वाले हिस्से हैं इस हिस्से को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। इस हिस्से को सॉफ्ट पैलेट यानी मृदु तालु कहते हैं। मृदु तालु के रूप में कहते हैं, ये मुलायम होता है। अब ध्यान से देखो, इसमें जो आगे वाला भाग है हार्ड पैलेट, ये हार्ड पैलेट वाले हिस्से जो हमारा टंग है इसके ऊपर का हिस्सा है, और इसके ठीक नीचे टंग पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर हमारा ये टंग यानी ये हमारा जीवा है जो इसके नीचे अवस्थित है। ये जीवा का क्षेत्र मान लो। मृदु तालु के पिछले हिस्से में यहाँ पर एक मांसल उभार पाया जाता है ऐसा। इस मांसल उभार को उभेला कहते हैं। उभेला, इसे उभेला कहा जाता है। जो गले के पास, आप कभी गले को ऐसे माउथ को हा करोगे तो गले के हिस्से में एक छोटा सा गोल सा संरचना आपको दिखाई देगा, वो उभेला है। वो फूड को निकलने में और ऊपर से जो वायु आ रहा है श्वसन पथ में, उस समय भोजन निकलते समय उसमें थोड़ा सा रुकावट भी क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। अब देखो, ये जो हमारा टंग है इसके पीछे से इस रीजन से एक संरचना ऐसा नलिका रूपी यहाँ पर है, और एक संरचना ये जो हिस्सा देख रहे हो ये नेज़ल कैविटी का क्षेत्र है, और ये यहाँ ख़त्म हो रहा है। फिर माउथ वाला हिस्सा पाया जा रहा है, और ये गले वाला हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस घाटी ढक्कन के रूप में मौजूद है, और इस हिस्से को कंठ कहते हैं, लैरिंक्स, यानी ये कंठ है। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक में इसका हिस्सा आपको एक बार क्लियर किया था। ये हिस्सा ट्रैकिया है, श्वास नली, इसे ट्रैकिया कहते हैं, श्वास नली। ये श्वास नली के रूप में है, सी आकार की उपास्यों से बनी होती है। ये एपिग्लॉटिस का क्षेत्र है, इसे एपिग्लॉटिस के रूप में कहते हो। ये जहाँ पर खुलता है गोल सा चित्रानुमा संरचना, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे गोल नुमा बना देता हूँ तो इसे ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस, गोल छिद्रनुमा संरचना को ग्लॉटिस कहा जाता है। और ये जो पार्ट है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर एक गोल सा चित्र बना रहा हूँ, लेकिन ये चित्र अभी आप नहीं जानते हो। लेकिन देखो, हमारे कान से जब बहुत तीव्र ध्वनि
कोई भी जैसे ट्रक सामने आकर के बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न किया और कान से टकराया पर्दे से, तो वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टिस से ब्रेन तक नहीं जाता है, बल्कि मध्य कर्ण से होता हुआ मुख में खुल जाता है, और जिस ट्यूब से खुलता है उसे स्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये स्टेकियन का ट्यूब का क्षेत्र होता है, यहाँ पर टॉन्सिल भी पाए जाते हैं, जिसे मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। तो ये जो छिद्र देख रहे हो ये कान से रिलेटेड है, और इस छिद्र को स्टेकियन ट्यूब पोर कहते हैं। स्टेकियन ट्यूब पोर के नाम से जानते हैं, स्टेकियन ट्यूब छिद्र, स्टेकियन नलिका का छिद्र या क्षेत्र। अब देखो ये जो होता है ये नीचे से एक मेम्ब्रेन से ढका होता है, तो आप चाहो इसे देख लो, इसे देख नहीं पाओगे, ये अंदर से ढका हुआ है, लेकिन ये इसी पॉइंट पे पाए जाते हैं। अब आप जो टॉपिक पढ़ चुके हो उससे एक पॉइंट याद करो कि मैं तुम्हें बहुत दिनों पहले एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक में, रेस्पिरेशन के टॉपिक में एक पाथ का जिक्र किया था। जैसे मान लो ये नाक से आ रहा है, ये मान लो मुख से एक छिद्र आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन पथ होता है, और ये इस प्रकार के बिंदु जो होते हैं यहाँ, और एक इस प्रकार के बिंदु होते हैं वो यहाँ, ये मैंने क्लियर किया था, ये आपको सबको आता है। तो ये जो छिद्र होता है ये नाक से आ रहा है, इसलिए इसे नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, नेजोफेरिंक्स, नासा ग्रसनी के रूप में इसका नाम है। ये जो छिद्र आ रहा है जो मुख से आ रहा है इसे ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स कहते हैं, मुख ग्रसनी के रूप में कहते हैं। ये जो पार्ट होता है इसे फेरिंक्स कहते हैं, फेरिंक्स मतलब ग्रसनी। इसे ओसोफेगस कहते हैं, ओसोफेगस, यानी ये आप जानते हो कि ग्रशिका। इसे लैरिंक्स वाला पार्ट कहते हैं कंठ के रूप में, जिसे कंठ कहा जाता है, और ये ट्रैकिया है, और ये जो छिद्रनुमा संरचना है इसे ही ग्लॉटिस कहते हैं, ये ग्लॉटिस है वास्तव में। अब देखो जो तुम सब पढ़ चुके हो कि मुख से कोई भोजन आ रहा है, जैसे ये कोई भोजन वस्तु आपके मुख से आ रहा है, तो मुख से ये भोजन आ रहा है तो इस रास्ते आएगा ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स से फेरिंक्स में जाएगा, और फेरिंक्स से होता हुआ ये ओसोफेगस में चला जाएगा, और ओसोफेगस से स्टमक में चला जाएगा। तो ये मुख से भोजन आकर के ओरोफेरिंक्स से होता हुआ फेरिंक्स के रास्ते ओसोफेगस से होता हुआ आमाशय में चला गया। अब दूसरा पद देखो, आप वायु ले रहे हो तो वायु यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आया, और इस हिस्से से होता हुआ यहाँ प्रवेश किया और यहाँ चला गया लंग्स में, यानी दोनों के लिए कॉमन पथ हो गया फेरिंक्स। तो फेरिंक्स कॉमन पथ हो गया, और कॉमन पथ या पाथ के रूप में हम कहते हैं सामान्य पथ, तो दोनों के लिए कॉमन पथ है। लेकिन आपको तो पता ही है कि जब हम भोजन लेते हैं तो श्वास कुछ समय के लिए, जब तक हम निकल रहे हैं उस समय तक श्वास का जो वायु पथ है वो अवरुद्ध हो जाता है, और जब वायु लेते हैं तो श्वास अवरुद्ध हो जाता है, और इसको अवरुद्ध करने में यहाँ पर एपिग्लॉटिस नामक संरचना कार्य भी करता है। तो ये सब चित्र आप जानते हो, बस इनके पॉइंटों में जो स्ट्रक्चर आप देख रहा है वो नाम मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये कंठ का हिस्सा है और कंठ के पास है, तो इस हिस्से की जो संरचनात्मक रूप है उसे लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं, लैरिंगोफेरिंक्स, यानी कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी के रूप में इसका नाम लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये वाला हिस्सा, तो ये मुख से भोजन आ रहा है, तो ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आपका हो जाएगा ओरोफेरिंक्स के रूप में, ओरोफेरिंक्स के रूप में, और यहाँ से भोजन पार हो रहा है। और ये जो हिस्सा है इस हिस्से से होकर के भोजन आगे की ओर जा रहा है, और यहाँ से भोजन पास हो रहा है, और ये जो कॉमन पथ है इसे फेरिंक्स कहते हैं, यानी फेरिंक्स से होकर भोजन जाएगा। तो ये जो कॉमन पथ है दोनों के लिए वो आपका यहाँ से आएगा, और यहाँ से होते हुए इसमें चला जाएगा, और यहाँ से मुख आएगा, और यहाँ से होते यहाँ चला जाएगा। तो ये हिस्सा फेरिंक्स के रूप में हो गया। तो ये फेरिंक्स है, इसे ग्रसनी बोलते हैं,
तो ग्रसनी हो गया। तो देखो इसी क्षेत्र में स्टेकियन ट्यूब भी है, इसी क्षेत्र में थोड़ा नीचे फेरिंग्स भी है। फेरिंग्स दोनों के लिए कॉमन पथ है जो उस चित्र में अभी मैंने आपको बताया, और ये बहुत पहले भी मैं बता चुका हूँ। जब भोजन आप ले रहे हो तो भोजन यहाँ से होता हुआ ये जो माउथ वाला पार्ट है ओरोफेरिंग्स, इससे होता हुआ फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से इसमें चला जाएगा। और जब आप श्वास लोगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा ऐसे बनाया गया है, ये नेजल चेम्बर का हिस्सा है, जो नाक का आंतरिक हिस्सा, तो नेजल चेम्बर का हिस्सा है। और नेजल चेम्बर यानी नासा कोष्ठ है, इसे नासा कोष्ठ कहते हैं। तो नासा कोष्ठ का हिस्सा है और यहाँ से होता हुआ जो भी वायु है वो यहाँ जा रहा है, और वायु यहाँ जा कर के फिर आपका फेरिंग्स में गुजरेगा। लेकिन ये जो डायग्राम है ये इन जनरल ऐसा बना हुआ है, रियल में ये थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, तो ये फेरिंग्स थोड़ा नीचे बना देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये फेरिंग्स का क्षेत्र मैंने बना दिया ये, तो यहाँ से होता हुआ वायु आएगा और यहाँ से फिर प्रवेश करके फिर इधर से चला जाएगा, यानी यहाँ से आएगा फेरिंग्स से होता हुआ इसमें प्रवेश करेगा। तो नाइजोफेरिंग्स से रास्ते से यहाँ, और लैरिंगोफेरिंग्स इसको सपोर्ट करेगा। तो लैरिंग्स में जो होता है वो वायु होता है, और अगर मैं इसके ऊपर वाला पॉइंट को दिखाना चाहूँ तो इसे ओरोफेरिंग्स के रूप में और एक हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स के रूप में। तो जो नाजा क्षेत्र से आ रहा है तो ये क्षेत्र नेजोफेरिंग्स का है, तो ये क्षेत्र जो है वो नेजोफेरिंग्स के रूप में होगा। डायग्राम में बहुत सारे नाम हो गए, आप जरा देख लेना। नेजोफेरिंग्स के रूप में होगा, तो ये नेजोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स है, ये क्षेत्र यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूँ, ये क्षेत्र फेरिंग्स का है, ये क्षेत्र लैरिंगोफेरिंग्स का है, ये क्षेत्र ओसोफेगस का है। ये जो क्षेत्र नीचे जा रहा है भोजन को लेकर ये ओसोफेगस का चित्र है, और ओसोफेगस का मतलब ग्रसिका। कुछ किताब में इसके जगह पे ईसोफेगस भी लिखा हुआ रहता है, ईसोफेगस, दोनों सही है। इंग्लैंड और अमेरिकन लैंग्वेज के अनुसार कोई बुक ईसोफेगस लिखता है, कोई ओसोफेगस, ग्रसिका, और भोजन यहाँ से पार होता हुआ आमाशय में चला जाएगा। तो देखो क्या क्या बताया इस चित्र में। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये बक्कल कैविटी का चित्र है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा एवं उसके अन्य संरचना जो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनके सभी संरचनाओं को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब देखो इसमें ये मुख है, मुख से भोजन ग्रहण करेंगे, मुख के पास दांत है, ये जीभ है, लार ग्रंथियाँ भी है, ग्रंथि के टॉपिक में आप इसे देखोगे। तो ये जो हिस्सा है ये तो जैसे नाक है, नाक से अंदर जा रहा है, बोन से घूमता हुआ, कौंचा वगैरह से होता हुआ जो फोल्डेड शेप में होता है, तो फोल्डेड शेप में जो संरचना होता है उसे नेजल चेम्बर कहते हैं, जिसको आप श्वसन के टॉपिक में देखे हो। अब आपको केवल यहाँ देखना है मुख गुहा, जो अब तक आपने देखा नहीं। ये जो होता है ये ऊपरी जबड़ा का हिस्सा है और ये निचले जबड़े का हिस्सा है। ऊपरी जबड़ा जो है इसमें ऊपरी जबड़ा जैसे अपना जीभ से टच करें तो सामने की तरफ जो है इस सामने वाले हिस्से को जो मुंह के पास है उसे हार्ड पैलेट कहते हैं। अब एक एक पॉइंट क्लियर करते जा रहे हैं हार्ड पैलेट के बारे में। जो हार्ड पैलेट है, कठोर तालु, इसमें दो प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं। इसके जो क्षेत्र होते हैं उसके क्षेत्र में दो प्रकार के बोन्स हैं। एक का नाम है मैग्जिला बोन और एक का नाम है पैलेटाइन बोन। तो इसमें दो प्रकार के बोन्स हैं और इस बोन्स के ये जो हिस्सा हो गया, ये बोन्स का हिस्सा हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी अग्रभाग कठोर होता है तो इसे बोनी प्लेट भी बोलते हैं। हार्ड पैलेट के जगह पे कुछ किताब इसका नाम बोनी प्लेट भी लिखता है, बोनी प्लेट। तो आप समझ जाना हार्ड पैलेट की बात कर रहे हैं। हार्ड इसलिए तो नाम पड़ा है, कठोर है, और इसमें दो प्रकार के ही सिर्फ बोन्स हैं। एक का नाम है मैग्जिला और एक का नाम है पैलेटाइन। ये 80 का नाम है और नीट में आपके इन पॉइंटों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि हार्ड पैलेट में किस किस प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं, तो मैग्जिला और पैलेटाइन। अब देखो इसके नीचे बहुत सारा उभार है। आप अगर अपने जीभ को सामने वाले हिस्से में जो ऊपर की तरफ जो तालु है उसमें टच करोगे तो आपको उसमें थोड़ा ग्रूव्स अप डाउन की संरचना दिखाई देगा, खुरदरा संरचना दिखाई देगा।
इस संरचना को, इस खुरदरा संरचना जो है, इस संरचना को रोगी कहते हैं। रोगी यानी इसमें उभार पाए जाते हैं, और ये जो उभार होता है ये खुरदरा होता है। रोगी सबसे ज़्यादा डेवलप होता है कार्निवोरस एनिमल में। जैसे किसी एनिमल ने, शेर ने हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ा और हिरन को अपने मुंह से पकड़ लिया, तो उसका रोगी उसे पकड़ने में सपोर्ट करेगा। इंसानों में भी रोगी पाए जाते हैं, जो ऊपर नीचे खुरदरा संरचना, ये भी हमारे ग्रीप बनाते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो रोटी, चावल, दाल हमारे मुंह से अंदर निवाला लेने के बाद वो गिर नहीं जाता है, बल्कि मुंह के अंदर रहता है। उसमें रोगी नामक संरचना जो यहाँ उभार है, ये हेल्प करता है। तो हार्ड पैलेट में मैक्सिला बोन, पैलेटाइन बोन और नीचे खुरदरा संरचना को रोगी कहते हैं। ये बात क्लियर? अब देखो, ये पिछला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट होता है, मृदु, क्योंकि इसमें बोन्स नहीं होते हैं। ये हिस्सा कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज, यानी इसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं, इसलिए सॉफ्ट होता है। उपास्थि, कार्टिलेज का मतलब, तो ये उपास्थि से बना होने के कारण बहुत अधिक मुलायम होता है, उपास्थि नुमा संरचना। इसमें ये जो हिस्सा होता है, इसका कुछ हिस्सा आपको सपोर्ट करेगा भोजन को निगलने में, भोजन को पीछे की ओर धकेलने में। और जब भोजन पीछे की ओर जाता है, उस समय ये डिटेक्ट करता है कि भोजन में कोई अवांछित पदार्थ तो नहीं है, यानी तंत्रिकाओं का जाल इसमें पाया जाता है। सपोज करो कि हम खाना खा रहे हैं और कोई खाने में कोई सपोज अवांछित पदार्थ जैसे बाल आ गया, कुछ आ गया, तो उस समय जब उस समय निगलना चाहते हैं तो इसे इस जगह से इंडिकेट कर लिया जाता है, तो पता लग जाता है कि ये फूड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो ये उसे थोड़ा बहुत रोक सकता है। अब निगल गए, यहाँ से पार हो गया, तो फिर उसे रोकना नामुमकिन सा है, लेकिन ये डिटेक्ट करने में सपोर्ट करता है। इसमें जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, म्यूकस एपिथेलियम, इस प्रकार के कुछ एपिथेलियम पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के रूप में, म्यूकस एपिथेलियम के रूप में, और ये जो होते हैं ये स्क्वायस्मस के रूप में भी पाए सकते हैं, और इसके अलावा स्क्वायस्मस के रूप में भी, स्क्वायस्मस एपिथेलियम के रूप में भी। यानी ये जो पिछला हिस्सा है जिसे हम सॉफ्ट पैलेट कह रहे हैं, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्क्वायस्मस एपिथेलियम, म्यूकस एपिथेलियम, ऐसे कई एपिथेलियम के आवरण से बना होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन यहाँ से गुजरते समय इस हिस्से को, भोजन को डिटेक्ट करना, उसमें कोई अवांछित पदार्थ है या नहीं, और उसे पीछे की ओर ढकेल देना। इसके निचले हिस्से पे एक संरचना होती है जो आप माउथ को खोलने पे आपके माउथ के बीचों बीच एक मांसल संरचना पीछे की ओर पाई जाती है, अंतिम गले के इस जगह पे, तो उसे उभेला कहते हैं। ये जो उभेला होता है इसके अंतिम छोर पर पाया जाता है, तो इसके अंतिम छोर पर मांसल उभार होता है, मांसल उभार, और इस मांसल उभार को उभेला कहते हैं। मांसल उभार का नाम है उभेला, UVULA, उभेला कहते हैं। अब देखो, ये भोजन को पीछे की ओर ठेलने में मदद करेगा, तो बच्चों इस हिस्से को उभेला कहते हैं, जो अंतिम छोर में मांसल उभार है। अब देखो, ये जो माउथ है, ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जिसमें टंग वाला हिस्सा है, इसके मध्य में जो ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को ही वास्तव में गुहा कहते हैं, और ये मुख में पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को मुख गुहा कहते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये मुख गुहा का क्षेत्र है यहाँ तक, तो ये मुख गुहा का क्षेत्र हो गया। तो जिसे मुख गुहा आप कहते हो, वास्तव में ये पूरा क्षेत्र है, इसे ही मुख गुहा या बक्कल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। तो आपको जो मैंने बताया था माउथ में बक्कल कैविटी या मुख गुहा होता है, तो मुख गुहा क्या है ये समझ में आ रहा है? मुख गुहा क्या है? तो मुख गुहा कठोर या सिंपल लिख देते हैं पैलेट, जिसमें दोनों प्रकार के पैलेट आ जाते हैं। पैलेट यानी तालू, ये तालू किधर है? ऊपरी जबड़े की तरफ, ऊपरी जबड़े की ओर,
और इसके नीचे टंग, टंग किधर है, टंग किधर है, ये लोअर जॉ में है, लोअर जॉ के क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्र के बीच में जो गैप बन रहा है, इस गैप को ही बक्कल कैविटी कहते हैं। यानी पैलेट, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े के बीच में या टंग के मध्य में जो गैप बन रहा है उसे मुख गुहा, बक्कल कैविटी कहते हैं। तो ये है, यानी ये ऊपरी जबड़ा का क्षेत्र हो गया, ये निचले जबड़े का क्षेत्र हो गया जिसमें टंग पाया जा रहा है, और इसके बीच में क्षेत्र हो गया जिसमें बक्कल कैविटी पाए जाते हैं। पूछा जाएगा बक्कल कैविटी किससे किससे बने होते हैं। सिंपल पूछा जाए तो बोलो पैलेट से, डीपली पूछा जाए तो बोलो दो प्रकार के पैलेट से, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट किससे बना होता है, हार्ड पैलेट दो प्रकार के अस्थियों से बना होता है, मैक्सिला और पैलेटाइन। हार्ड पैलेट के निचले क्षेत्र में जो उभार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रोगी कहते हैं। हार्ड पैलेट के पीछे कौन सा पैलेट पाया जाता है, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट किससे बना होता है, कार्टिलेज से। इसमें किस किस प्रकार के एपिथेलियम पाए जाते हैं, स्टेडिफाइड, स्क्वायस्मस, म्यूकस इत्यादि प्रकार के। और इसके अंतिम छोर पे क्या होता है, मांसल उभार होता है जिसे क्या कहते हैं, उबेला कहते हैं, जो भोजन को निगलने में सपोर्ट करता है। और इस प्रकार के संरचना को ही मुझे इसमें समझाना था। बाकी संरचना जैसे फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एटसेट्रा, ये टॉपिक तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ चुके हो। अब इस टॉपिक में आप ये जान चुके हो कि नाजल से आने वाला नेजोफेरिंग्स, भोजन के लिए ओरोफेरिंग्स, दोनों के लिए कॉमन पाथ फेरिंग्स। भोजन जा रहा है ओसोफेगस में और श्वसन जा रहा है ट्रैकिया में। इस प्रकार की संरचना मैं एक बार वर्णन कर चुका हूँ, और इसमें लैरिंग्स कंठ को बोलते हैं, ट्रैकिया श्वास नली को बोलते हैं। इन सब की संरचना आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक में पढ़ चुके हो। बस अब आपको देखना है कि भोजन यहाँ से आगे जाने के बाद किसके अंदर जा रहा है, ओसोफेगस, और ओसोफेगस कहाँ जा रहा है और किस किस प्रकार के भोजन की क्रियाकलाप हो रहा है। तो बक्कल कैविटी वाले पॉइंट समझ लिए। और इसी क्षेत्र में टॉन्सिल भी पाए जाते हैं जिससे मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो एक बार ये समझ में आ गया कि इसमें पैलेट है और टंग है। टंग को पहले बताऊंगा कि संरचना कैसे होती है, फिर टॉन्सिल के बारे में बताऊंगा, फिर टीथ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो भी संरचनाएं हैं उनको मैं लिख देता हूँ, समझ लो। सबसे पहले हार्ड पैलेट, कठोर तालु। कठोर तालु जो है यह मैक्सिला एवं इथमॉइड, सॉरी पैलेटाइन, इथमॉइड ने, मैक्सिला एंड पैलेटाइन, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से बना होता है, बना होता है। इसमें उभार, जो उभार पाए जाते हैं, इसमें उभार को रोगी कहते हैं। उभार का नाम रोगी है। कंप्लीट हार्ड पैलेट के बारे में। दूसरा सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, मृदु तालु। ये कार्टिलेजिनस संरचना से बना होता है, कार्टिलेजिनस संरचना। इसके क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो एक तो ये हो गया कार्टिलेजिनस यानी उपास्थीनुमा। दूसरा ये जो होता है ये क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से आपको मैं बता चुका हूँ कि स्टेडिफाइड, स्क्वायस्मस, म्यूकस और फाइब्रस एपिथेलियम भी होते हैं इसमें। फाइब्रस एपिथेलियम, बहुत सारे एपिथेलियम इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें स्टेडिफाइड, क्योंकि सारा एपिथेलियम है, कॉमा लगा के लिख देंगे। स्क्वायस्मस, फाइब्रस, म्यूकस एपिथेलियम से बना होता है। ये सभी संरचनाएं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करें कि इनके
जो कार्य क्षेत्र होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, तो सॉफ्ट पैलेट जो होते हैं इसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बहुत अधिक एक्टिवेट रूप में रहते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जाल के रूप में फैले होते हैं। अब देखो इन दोनों का कार्य तो मैंने बता ही दिया था कि इसका कार्य क्या है, तो इसमें जो रोगी होता है ये रोगी भोजन को पकड़ने में सहायक। अब भोजन को पकड़ने में का मतलब ये मत समझ लेना कि भोजन तो पहले दांत से पकड़ा जाएगा, लेकिन जैसे मुंह के अंदर जाएगा ग्रिप बनेगा, जो पकड़ होती है ग्रिप का, वो पकड़ इसके द्वारा, रोगी द्वारा। दूसरा, ये जो दोनों होते हैं, ये तो मैंने वहीं लिख ही दिया, ये जो दोनों होते हैं हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, इसमें भी गंध एवं स्वाद ग्रहण की कोशिकाएं मौजूद, इसमें गंध का और स्वाद का दोनों की कोशिकाएं इस क्षेत्र में है। यानी आप इस क्षेत्र से स्वाद भी एहसास कर सकते हो। गरम खाना खा रहे हो तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है क्योंकि वो कम सरफेस एरिया को एक्टिवेट करता है और वहाँ के सारे कोशिकाएं उद्दीपित हो जाते हैं और ये क्षेत्र भी स्वाद को अनुभव कर सकता है और गंध को भी। लेकिन गंध जो होता है ये इंसानों में ऑल्फैक्टरी लोब के द्वारा एहसास होगा, जो सेरिब्रम के रीजन में पाए जाएंगे, वहाँ उसके निचले वाले हिस्से में। लेकिन अगर मैं स्वाद की बात करूँ तो इंसानों में स्वाद के रूप में सक्रिय होगा। तो ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो मनुष्य में ये स्वाद संवेदना ग्रहण कर सकता है। देखो पहला नंबर का स्वाद संवेदना ग्रहण करने का संरचना जो हमारे पास है वो तो है जीवा, टंग के कारण ही आपको स्वाद का अनुभव होता है। लेकिन कठोर तालु और सॉफ्ट तालु, यानी ये दोनों प्रकार के कठोर और मृदु तालु जो भी हैं, ये दोनों ही स्वाद की संवेदना ग्रहण करने में भी सहायता करते हैं। बाकी संरचनाएं इसमें लिखना नहीं है। बाकी आप देख रहे हो कि इसमें फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ग्लॉटिस है, ओरोफेरिंग्स है, एटसेट्रा। ये सारे नाम आप श्वसन तंत्र के टॉपिक में एक बार पढ़ चुके हो। नेजल चेम्बर ये सब पढ़ चुके हो। अब ये एक छोटा सा हिस्सा स्टिकियन पोर, ये कान से आता है। इन स्टिकियन पोर जो होता है ये ईयर से संबंधित है, कान से, और कान से निकलने वाली जो ट्यूब आती है वो यहाँ आकर खुलती है, इसे स्टिकियन ट्यूब पोर कहते हैं। तो बस ये संरचना आपको बताया गया जो मुख गुहा का था।